Good morning, dear students. St. Joseph Convent Senior Secondary School, Ratlam, Class 7th, Subject Hindi. Myself, Anjali Jain. प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे व्याकरण का पाठ 27 मतलब 27 विराम चिन्ह, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 165 पर। हम सबसे पहले समझते हैं विराम चिन्ह किसे कहते हैं। परिभाषा: अपनी बात कहने अथवा लिखने के लिए वक्ता या लेखक को बीच बीच में रुकना पड़ता है। प्यारे बच्चों, जब भी वक्ता मतलब कहने वाला कोई बात कहना चाहता है या लेखक अर्थात लिखने वाला कोई वाक्य लिखता है, तब वो बीच बीच में रुकता है। विराम लेना मतलब रुकना, वो बीच बीच में रुकता है। और लिखते समय जब हम किसी बात को लिख रहे हैं तो लिखते समय आवश्यकता अनुसार रुकने का काम भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्हों के माध्यम से किया जाता है। बच्चों, बोलते समय तो हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, लेकिन लिखते समय उस रुकाव को दर्शाने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार हम अलग अलग चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। यही चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। बच्चों, हिंदी में विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्ह होते हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है पूर्ण विराम। आपको इस ब्रैकेट में पूर्ण विराम लगा हुआ दिख रहा होगा। कुछ इस तरह से हम इसे लगाते हैं। वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। बच्चों, जब भी कोई वाक्य पूरा हो जाता है तब उसको पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए हम इस पूर्ण विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको दिए गए हैं दो वाक्य। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। हमारा वाक्य पूरा हो चुका है, इसलिए हमने पूर्ण विराम लगा दिया है। दूसरा उदाहरण है, यह जान लो कि सत्य की ही विजय होती है। पूर्ण विराम ये लगा हुआ है। यहाँ पर भी हमारी बात पूरी हो चुकी है, इसलिए हमने उस बात को ख़त्म करने के लिए पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया है। दूसरा आता है अल्प विराम। इस ब्रैकेट में आपको ये अल्प विराम लगा हुआ दिख रहा होगा, जिसे हम इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं। जब एक शब्द को दूसरे शब्द से अथवा एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से अलग अलग करके दिखाना होता है तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जब एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग दिखाना हो या फिर एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से अलग दिखाना हो, तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखेंगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सोनल सुंदर, सुशील एवं गुणवती कन्या है। अब सुंदर और सुशील दो शब्द हैं जिन्हें हमें अलग अलग दर्शाना है, क्योंकि ये दोनों ही सोनल की विशेषता बता रहे हैं। एक जैसे शब्द हैं, विशेषण हैं, तो इसलिए हमको इन्हें अलग अलग दर्शाने के लिए इसके बीच में अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ा। एवं गुणवती कन्या है, हमारा वाक्य पूरा हो गया, हमने लगा दिया पूर्ण विराम। वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगेगा। दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों। जब मैं विद्यालय पहुंचा, अल्प विराम, वहाँ छुट्टी हो चुकी थी, पूर्ण विराम। वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम। जब मैं विद्यालय पहुँचा, ये एक उपवाक्य है, वाक्य का हिस्सा है। और छुट्टी हो चुकी थी, ये दूसरा वाक्य का हिस्सा है। दोनों को एक ही वाक्य में दर्शाने के लिए हमने अल्प विराम का प्रयोग किया और पूर्ण विराम करके वाक्य को पूर्ण कर दिया। तीसरे नंबर पे आता है अर्ध विराम। पूर्ण विराम से कुछ कम समय रुकना हो तो अर्ध विराम लगाया जाता है।
बच्चों, जब पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय रुकना होता है तो हम अर्धविराम लगाते हैं। उदाहरण देखिए, मैं दिल्ली भी जाऊं, लौटकर खाना भी बनाऊं, यह मुझसे नहीं होगा। पूर्ण विराम से कम समय रुकने के लिए हमने अर्धविराम का प्रयोग किया। वह तुम्हारा प्रशंसक है, अर्धविराम, तुम उसे मूर्ख मानते हो। यहाँ पे भी हमने अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया है क्योंकि हम पूर्ण विराम से कम समय रुके हैं। प्रश्न 4 चौथा वाक्य आपका जो चिन्ह है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी प्रश्न का उत्तर पाना होता है तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जब भी हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं और उत्तर की चाह रखते हैं तब उस वाक्य के लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण पहला, तुम्हें कहाँ जाना है और क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक। भारत की जनसंख्या कितनी है, ये एक प्रश्न है, इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगा दिया है। पांचवा चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये कुछ इस तरह का है, एक डंडा और नीचे बिंदी। परिभाषा है हैरानी, शोक, हर्ष, घृणा या संबोधन। जब हम हैरान हो जाते हैं किसी चीज़ को देखकर, जब हम शोक में होते हैं मतलब जब हम दुखी होते हैं, जब हम हर्ष में होते हैं, खुश होते हैं, घृणा किसी से नफ़रत करते हैं, या किसी को संबोधन देना होता है, हमें किसी का नाम पता नहीं है और हम उसे बुलाना चाह रहे हैं तो हम अरे बोलते हैं, है बोलते हैं। तो वो जब हम किसी को संबोधन देते हैं तब ऐसे समय ऐसी जगह पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आह, मर गया, यहाँ पे हम आह बोल रहे हैं और अपनी मन की भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है। वाह, क्या सुंदर फूल खिला है, वाह बोल के हम हर्ष प्रकट कर रहे हैं, खुशी प्रकट कर रहे हैं। शोभित, तुम इधर आओ, शोभित बोल के हम किसी बच्चे को संबोधन दे रहे हैं, इसीलिए इस शब्द के बाद में हमने विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया, वाह के बाद में विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया। छठा है उद्धरण चिन्ह। इसके दो रूप होते हैं। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहला है एकहरा उद्धरण चिन्ह, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इसका प्रयोग किसी रचना या किसी का उपनाम लिखते समय किया जाता है। जब हम किसी रचना को लिखते हैं, किसी के द्वारा लिखी गई रचना को लिखते हैं या किसी लेखक का उपनाम लिखते हैं, तब हम इस चिन्ह के द्वारा उनका उपनाम को स्पेशल तौर पे दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण है, श्री मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्र कवि हैं। राष्ट्र कवि को हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिख के दर्शाया है। दूसरा आता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब ये कहाँ लगता है? जहाँ किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखना हो, वहाँ कथन से पहले तथा कथन के बाद इसे लगाना होता है। जब हम किसी की कही गई बात को जैसा उसने कही है वैसा का वैसा ही लिखना चाहते हैं, तब उस वाक्य के शुरू होने पर और उस वाक्य के ख़त्म होने पर हम इस चिन्ह को लगा देते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा अहिंसा परम धर्म है, जैसा गांधी जी ने कहा था वैसा का वैसा लिखना है। अहिंसा लिखने से पहले डबल इन्वर्टेड और धर्म है के बाद में डबल इन्वर्टेड क्लोज हमने कर दिया। सातवां है कोष्ठक चिन्ह। ये रहा कोष्ठक। किसी शब्द के साथ जुड़े अर्थ या संबंध को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी कठिन शब्द का अर्थ अपने किसी उत्तर में या किसी निबंध में, अनुच्छेद में कहीं कोई कठिन शब्द लेते हैं और उसका अर्थ हमें लिखना हो, उस शब्द का बताना हो कि इसका अर्थ क्या है, तो हम उसके अर्थ को ब्रैकेट में मतलब कोष्ठक में लिख देते हैं। या फिर
किसी के साथ जुड़े संबंध को स्पष्ट करना हो तब भी हम उस संबंध को कोष्ठक में प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, मैंने उनसे, अब उनसे मतलब किससे हम संबंध बताना चाह रहे हैं, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया पिताजी से, आदरपूर्वक कहा। ठीक है बच्चों। 8वां चिन्ह है योजक चिन्ह। ये इस तरह का छोटा सा डैश, दो शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है। दो शब्द जो एक जैसे शब्द होते हैं उन्हें, या दो विलोम शब्द जो होते हैं जब एक साथ प्रयोग में आते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मैं दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता रहूँगा। दिन और रात एक दूसरे के विलोम है, यहाँ पे दिन का विलोम रात, तो बीच में हमने योजक चिन्ह लगा दिया। माता का विलोम है पिता, तो हमने बीच में योजक चिन्ह लगा दिया। इसी तरह से जब हम लिखते हैं मैं बार बार पानी पीता हूँ, तो बार बार ये दोनों शब्द एक साथ एक जैसे प्रयोग में आ रहे हैं, एक जैसे शब्द एक साथ में प्रयोग आ रहे हैं, तो बार बार इस शब्द के बीच में हम इसी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 9वां चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। दिखने में तो योजक जैसा ही होता है बच्चों, लेकिन निर्देशक चिन्ह हल्का सा बड़ा होता है। योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक थोड़ा सा योजक से बड़ा होता है। आगे आने वाले शब्द या कथन की ओर संकेत करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई उत्तर लिखते हैं, जब हम कोई बात लिखते हैं, तो आगे आने वाले शब्दों या आगे आने वाले कथनों को दर्शाने के लिए जब हम कोई पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं या कुछ इस तरह का कोई लिखते हैं उदाहरण वगैरह, तब हम इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करके उसे दर्शाते हैं। जैसे बुद्ध ने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। अब ये कहा के बाद में हमने निर्देशक चिन्ह लगा दिया है कि उन्होंने जो कहा था वो हमने लिख दिया, तो अपने दीपक स्वयं बनो। ठीक है। 10वां है लाघव चिन्ह, जो इस तरह का एक छोटा सा बिंदु, एक डॉट दिखता है, ये लाघव चिन्ह कहलाता है। किसी शब्द को लघु रूप देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई शब्द है जो कि विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है और उसे छोटा करना है, लघु रूप देना है, छोटा करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग, इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बच्चों देखो, डॉक्टर, ये वर्ड हमने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, इसको अगर हमें छोटा करके लिखना हो तो हमने इस तरह से लिख दिया, डा करके और एक बिंदी लगा दी। डॉक्टर सर्वेशक पाठक, अगर हम पूरा ना लिखना चाहें तो इसका छोटा रूप लिख सकते हैं। कृपया पृष्ठ उलटिए, अगर हमें ये लिखना है तो हम लिख सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका लघु रूप जो कि है क्र प्र उ। 11वां नंबर का है उपविराम या विवरण चिन्ह। दो नाम है इसके, या तो हम उपविराम कह सकते हैं या फिर हम विवरण चिन्ह भी कह सकते हैं। यह चिन्ह आगे आने वाले विवरण की ओर संकेत करता है। आगे हम किसी बात का क्या विवरण देना चाह रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, इस चीज़ का संकेत देता है यह विवरण चिन्ह। इसे भी विवरण चिन्ह कहते हैं, मतलब इसे उपविराम तो कहते ही हैं लेकिन इसे विवरण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे सूरदास, हमें सूरदास का परिचय देना है तो हम अपनी हेडिंग में सूरदास और विवरण चिन्ह लगा के लिख सकते हैं जीवन परिचय, कि हम आगे पूरा जीवन परिचय उनका लिखने जा रहे हैं। सूरदास लिख के छोड़ देंगे तो वो कुछ अधूरा सा लगेगा, लेकिन सूरदास लिख के अगर हमने विवरण चिन्ह लगा दिया और पीछे लिख दिया जीवन परिचय, तो किसी के लिए भी समझना आसान हो जाएगा कि उनके जीवन परिचय का पूरा विवरण हम देने वाले हैं। दहेज प्रथा एक चर्चा, इसी तरह से दहेज प्रथा लिखा हमने, उसका विवरण देंगे किस रूप में, एक चर्चा के रूप में, तो हमने विवरण चिन्ह लगा दिया है। 12वां और आखिरी चिन्ह है आपका हंस पद या त्रुटि पूरक।
दो नाम है इसके भी, या तो हंसपद कहें या त्रुटिपूर्वक बोलें। लिखते समय कोई शब्द या अंश छूट जाने पर संबंधित स्थान पर हंस पद का चिन्ह लगाकर छूटे शब्द या अंश को ऊपर लिख दिया जाता है। बच्चों, लिखते समय हम बहुत सी बार जल्दी में होते हैं, कोई शब्द हमसे छूट जाता है, कोई वाक्य छोटा सा हमसे छूट जाता है अगर, तो उसको हमें अगर वही दर्शाना है, अगर हम नहीं चाहते हैं कि हम हमारे इसमें कोई काटा पीटी करें, तो इसीलिए इस चिन्ह को लगाकर हम उसे ऊपर की तरफ लिख देते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया है, स्वयं कार्य कीजिए। हमें इस वाक्य के बीच में ग्रह शब्द को जोड़ना था, तो हमने इस हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया और ऊपर ग्रह लिख दिया, जिससे कि हमें काटने से, अपने पूरे वाक्य को काटने से हम बच जाते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे विराम चिन्ह। 12 प्रकार के होते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। आप अपनी कॉपी में विराम चिन्ह, इसकी सारी परिभाषाएं, उदाहरण को लिखेंगे और अपनी कॉपी को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, आपको इस वीडियो में विराम चिन्ह समझाए गए हैं और उदाहरण दिए गए हैं। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको उदाहरण के तौर पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको परिभाषाएं नहीं पूछी जाएंगी। तो आप अच्छे से अच्छे तौर पर इन्हें सिर्फ समझने की कोशिश करिए कि कौन सा चिन्ह क्या होता है और वो कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है। ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपको अपने पेपर्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उदाहरण यहाँ पे वीडियो में मैंने 2-2, 3-3 उदाहरण दिए हैं, लेकिन आप कई सारे उदाहरण अपनी बुक में आपको मिल जाएंगे। उन्हें पढ़िए और समझिए और अपनी कॉपी को भी पूर्ण करिए, यहाँ 12 नंबर तक की परिभाषाओं को लिखकर। थैंक यू बच्चों।